तीन ऐसे सवाल जो कि एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं और हर साइकिल में हर साल ये सवाल रह जाते हैं, इनका कोई जवाब नहीं दे पाता। आज हम बात करेंगे, हम और पुनीत सर, कि क्या हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। मे बी हम कुछ क्लैरिटी आपको दे पाएं, जो हमारे सवाल हैं शायद आपके उस सवाल तक हम यहाँ पे पहुँच पाएं और कुछ हम यहाँ पर एक इंसाइट आपको देने में शायद इस सेशन में कामयाब रहने वाले हैं। पहला सवाल जी सर, जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हर बार पेपर जब खत्म होता है तो चैलेंजिंग की एक विंडो खुलती है ना, लेकिन उसमें ये एक तरीके का आपको नहीं लगता कि एक धंधा है जिसमें सब बच्चों से 200 रुपए यहाँ पे पर क्वेश्चन लिया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन की जो बात थी, ये पहले 1000 रुपए लेते थे, ठीक है ना? हाँ, पहले 1000 लेते थे, फिर उस पे ये रिफंडेबल भी उसको बनाया था इन्होंने। तब ऐसा प्रोविजन था कि 1000 रुपए आपको देना है, अगर आपका क्लेम अगर आपका क्लेम सस्टेन करता है तो वो 1000 रुपए वापस कर देते, नहीं सस्टेन करता है तो वो 1000 रुपए गए। फिर उसको घटा के इन्होंने 200 किया है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम है ना, क्योंकि तब 1000 रुपए ऐसा ले लिया करते थे, तब बच्चा एक बार थोड़ा सा हेजिटेट होता था कि 1000 रुपए में दूं कि ना दूं, है ना, और बच्चे आपस में कोलैबोरेट कर लेते थे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में। अब 200 रुपए पर क्वेश्चन है तो बच्चा डरता नहीं है और वो 200 रुपए यहाँ पे देके चैलेंज कर देता है। और पूरे दुनिया भर में कितने बच्चे चैलेंज करते होंगे पूरे भारत में? और ऑलरेडी वैसे भी इसका जो फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 1000 से ऊपर का ही होता है। अब 1150 का हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत चल रही है, उसको कुछ ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है, तो भारत में बहुत सारे बच्चे हैं, 90,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं पॉलिटिकल साइंस में। भाई सबके साथ ये दिक्कत आएगी, एक क्वेश्चन अगर कोई चैलेंज कर चुका है तो अगेन अगर इनकी नीयत धन उगाही की है, पैसा कमाने की है, तो फिर ठीक है, लेकिन नहीं है, अगर आप स्टूडेंट के वेलफेयर में सोचते हो तो उसको एरर कर देना चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे दूसरा, मतलब एक ने अगर क्लेम सबमिट किया है, दूसरे ने अगर आए तो वहाँ पे आ जाए कि मतलब क्लेम ऑलरेडी सबमिटेड है ना? हाँ, क्लेम ऑलरेडी सबमिटेड, क्योंकि इससे एक केओस रहता है। बच्चा भी कई बार मैसेज आ रहा है कि सर फलां बच्चे ने किया है, आप करोगे इसको या नहीं करोगे, मैं चैलेंज कर दूं, तो में बच्चे का नुकसान हो जाता है। अगर आपको पैसा ही लेना है तो फिर इस पे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर पैसा नहीं लेना है, अगर आप छात्रों के हित में सोच रहे हो, तो एनटीए को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगली साइकिल या आने वाले कुछ सालों में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी बनता है सर, इसी से जो हम चैलेंज वाला बात कहते हैं, एक क्लेरिफिकेशन का। आपने अगर चैलेंज करना है तो आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा एक वैलिड सोर्स से, ठीक है, कि यूजीसी की वेबसाइट से या पीआईबी की वेबसाइट से, कि ये क्वेश्चन इसलिए चैलेंजेबल है। लेकिन इनकी तरफ से क्या होना चाहिए? इनकी तरफ से भी तो कुछ हमको चाहिए कि अगर आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, मान लो, तो भी आपको देना पड़ेगा ना। आप भी तो दो हमें कि हम इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे पिछले बार पॉलिटिकल साइंस में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे सवाल थे जो पूरी तरीके से गलत थे, जिनके जवाब पूरी तरीके से गलत थे। हमने उनको चैलेंज भी किया और गवर्नमेंट वेबसाइट से ही वो सोर्सेस हमने वहाँ पे साइट किया जब उसको चैलेंज किया। उसके बाद आपने पैसे भी ले लिया, बट आपने उन क्वेश्चंस को ड्रॉप नहीं किया, गलत होते हुए भी, जो पूरी तरीके से वहां पर गलत थे, उसके बाद भी आपने उनको गलत नहीं किया। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन में रहता है कि भाई पता नहीं मेरी गलती है या फिर यही सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हमसे यहाँ पे चैलेंज के लिए बोलते हो तो हम तो क्लेम सबमिट करते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपनी फाइनल आंसर की दो तो आप एक अलग से पीडीएफ मतलब लिस्ट वहाँ पे ऐसा जारी करो, एक पीडीएफ फाइल जारी करो, जहाँ पे आप ऐसा डेटा दिखाओ कि पॉलिटिकल साइंस में इतने क्वेश्चन चैलेंज हुए थे, ठीक है, इन चैलेंजेस को हमने यहाँ पे सस्टेन किया है, इन सवालों को हमने ड्रॉप किया है, इतनों का आंसर चेंज किया है, और ये ऐसे सवाल थे जिनमें स्टूडेंट के द्वारा सबमिट किया गया क्लेम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है और हमारे हिसाब से ये सही जवाब है, और इसलिए आप वहां पर एक सपोर्टिंग या फिर एक क्लैरिफिकेशन दे दो। तो बच्चे का कहीं ना कहीं नॉलेज भी रिफाइन हो गया है और बच्चे को तसल्ली भी है कि हाँ ठीक है, मैं ही गलत था और आप सही हो। और यहाँ पे ये भी है कि एनटीए जो सवाल हमसे यूजीसी में पूछता है उसका प्रॉपरली हमें तो कहीं नहीं मिलता है। अगर हम ये कहें कि इस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना है तो फलां बुक में हम रिफर कर लें तो मिल जाएगा, तो डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि हमारे ऊपर छोड़ें, आपको भी ये होना चाहिए कि आप सहूलत दे दें, जो सर ने बताया जिस तरीके से आप पर सब्जेक्ट वाइज आप निकाल सकते हो एक लिस्ट, एक पीडीएफ, हाँ एक पीडीएफ निकाल दो भाई, इससे बच्चों को भी सहूलत हो जाएगी और थोड़ा सा संतुष्टि भी हो जाएगी कि हाँ मेरा अगर सही हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, एनटीए ने अगर गलत दिया है तो इस वजह से गलत दिया। अभी सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे 100 के 100 सवाल तो कोई नहीं चैलेंज कर कोई नहीं करता, पर सब्जेक्ट वो तीन चार ही सवाल, इतना कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप एक पीडीएफ लिस्ट देके इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। अच्छा, उस दिन आपने वो सवाल की जो बात आप कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर और एक्टिव, कब से वो एक्टिव हो रहा है, कब से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ ऐसा वो सवाल गलत है, लेकिन वो सवाल ड्रॉप नहीं होने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही किया था इन्होंने, वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब बच्चों की तसल्ली के लिए उसको चैलेंज कर दिया है हमने, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि ड्रॉप नहीं करेंगे, और ये एजेंसीज ऐसी हैं कि सुनती भी नहीं है। आप कितना भी धरना कर लो, आंदोलन कर लो, वो कान में तेल डाल के बैठे हैं।
तो ये एक रवैया है इनका जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और हार्डली पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ड्रॉप होता है, वो भी अगर वो मानते हैं तो हम तो अपनी तरफ से बहुत चैलेंज कर लेते हैं। यहां से फिर एक सवाल और निकलता है सर कि इन्होंने 3 कैटेगरी में एग्जाम बांट दिया, ठीक है, हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमें एक जो तीसरा वाला जो कॉलम है पीएचडी ओनली, वो हमें वर्थ नहीं लगता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। जिन्होंने क्वालिफाई किया वो तो एडमिशन के लिए वो दे सकते हैं। अगर आप हर बार का एनटीए का बुलेटिन उठा के देखते हैं तो इन्होंने क्रिस्टल क्लियर लिख दिया है कि हम 6% बच्चों को नेट और जेआरएफ के दायरे में रखेंगे। सर 2-3 दिन पहले मैं डेटा देख रहा था एनटीए का, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे एक रिकॉर्डिंग करनी थी, उस रिकॉर्डिंग पे ये बताना था कि कितने % रिजल्ट आ सकता है। तो अब आपने ही पढ़ा होगा एनटीए के बुलेटिन में 6% का इन्होंने डेटा दे रखा है कि हम नेट में जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में उसके 6% को हम नेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये भी हम बच्चों से भी कहते आते हैं, और कहीं ये भी हो सकता है कि हम मिसकंसेप्शन में फंसे हुए हों, इसलिए क्योंकि जब मैं डेटा निकाल रहा था टोटल अपीयर का 2 साइकिल का मैंने निकाला तो एक साइकिल में 7.2% बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, एक साइकिल में 7.4% बच्चे अपीयर के जो टोटल अपीयर हो रहे हैं उसका 7.4% बच्चे नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। क्या ये क्राइटेरिया जस्टिफाइड है? अगर आप 6% बता रहे हैं तो 6% दीजिए, अगर आप नहीं बता रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है कि आप ज्यादा बच्चों को ले, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों ज्यादा बच्चों को ले रहे हैं, भाई ज्यादा बच्चों को लीजिए, लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि क्या ये सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट है, आगे की कुछ अपॉर्चुनिटी तो हमें दिखनी हाँ, चाहिए। क्योंकि उतनी पीएचडी सीट्स भी नहीं आती हाँ। हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे उसमें थोड़ा सा पता है कि आप यहाँ पे जो बच्चा नेट क्वालिफाई करता है वो करीब 2500 के आसपास होता है, ठीक है, 2500 तो सिर्फ जनरल से होता है मान के चलो, और सारी कैटेगरी का मिला के करीब 3500-4000 बच्चा नेट क्वालिफाई करता है। आप पूरे इंडिया में एक साइकिल में अगर ओवरऑल पीएचडी की सीट देख लो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला के, प्राइवेट वाली अगर हम छोड़ दें तो तब भी 2500 पीएचडी की सीट पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। वो बच्चा क्या करेगा? और ये अगले साइकिल में फिर आप ऐसा 3-4 हज़ार फिर बच्चे क्वालिफाई करा दोगे, अगले साइकिल में फिर करा दोगे, तो ना ही इतनी सीट है ना ही इतनी आप गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हो, तो बच्चा वो नेट का सर्टिफिकेट लेके करेगा क्या? हाँ, उसके पास अलग अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप एज अ गवर्नमेंट एजेंसी, आप अगर इतने बच्चों को वो सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप एक एलिजिबिलिटी दे रहे हो कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, तो फिर आप उसको रोजगार भी तो दो, उतना एम्प्लॉयमेंट भी तो दो। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसपे सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैकेंसीज खाली पड़ी हैं अलग अलग स्टेट में, आप देखेंगे हायर एजुकेशन में तो बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। जब सरकार ये बात करती है कि नहीं हमें अपने यहाँ मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म लाने हैं, एनईपी लाना है, वो करना है, अरे आप एनईपी वगैरह आप ले आ रहे हो, बट नई नियुक्तियाँ तो करो। पुरानी जो रिटायरमेंट हो रही हैं उसकी जगह पे जो रिक्तियाँ खाली हैं उनको आप फटाफट वो मतलब दोबारा से भरो। अभी यूपी में ही देख लीजिए, यूपी में निकल रहा है वो कैंसिल। उसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप यहाँ पे एनटीए का भी आप देखो, एक बार पेपर ऑफलाइन हुआ और वो भी लीक हो गया है ना, तो लीक वाला मुद्दा एक सबसे बड़ा जो है वो परेशानी का विषय है कि अगर ये पेपर करवाते भी हैं तो क्या गारंटी है कि वो मतलब पूरा ही हो जाएगा। तो बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हेक्टिक जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो सर्टिफिकेट लेके और फिर वो बैठा रहता है और फिर वो प्राइवेट के लिए हाँ। और दो प्राइवेट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब मेहनती बच्चे को ऐसा नहीं है कि वो भूखा रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं सफर कर रास्ता जाता ढूंढ ही लेगा। हाँ। सर चलते चलते एक और सवाल, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो पीएचडी ओनली कैटेगरी है वो सिर्फ नेट या जेआरएफ वालों के लिए रखनी चाहिए, कि वो बच्चे ही दें जिन्होंने पहले नेट अपीयर कर लिया है, उनको जहां पे एडमिशन लेना हो। अब जैसे किसी के पास स्कोर कार्ड नहीं है नेट का, कोई 2018 से पहले किसी ने एग्जाम दिया हुआ हो, अब वो पीएचडी करने के मूड बना रहा हो, तो उसको इस कैटेगरी में सिर्फ एलिजिबल करना चाहिए। बाकी लोगों को नेट अगर नहीं हो रहा तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। एक कोई उनको लेम एक्सक्यूज या उनको कोई फेक आप यूं कह सकते हैं कि लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा ओटीआर वाला सिस्टम यूपीएससी और स्टेट पीएससी में आ गया है वैसा ही होना चाहिए। आप एक ओटीआर वाला सिस्टम करो, ठीक है, एक बच्चा जब इस साइकिल में बैठ रहा है और उसका अगर नेट क्वालिफाई हो गया है, अगली बार वो फॉर्म अगर भरे तो नेट वाला ऑप्शन वो टिक ही ना कर पाए, ठीक है। हाँ, नेट का स्कोर जैसे कि 1 साल वैलिड होता है, तो मान के चलो उसका वो स्कोर मतलब एक्सपायर हो गया है और वो दोबारा से पीएचडी में अगर एडमिशन लेने के लिए उसे बैठना ही पड़ेगा आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो सिर्फ पीएचडी ओनली के लिए ही एलिजिबल हो, नेट वाले वो जो कॉलम होता है उसमें वो टिक ही ना कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा सही रहेगा और ये बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगा। कट ऑफ में भी ये थोड़ा सा सुधार लाएगा, बशर्ते कि आप पेपर को इतना अनकन्वेंशनल बना लो। इससे बेहतर कि यहाँ पे अगर सुधार करेंगे तो आप कट ऑफ को वो ज्यादा सही कर सकते हैं। तो हाँ जी, रास्ता है। तो दोस्तों आई होप ये हमारी जो एक चर्चा थी छोटी सी आपको अच्छी लगी होगी। आपके अपने कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम कुछ और सेशन में इसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।